जब ही मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है? ये सवाल पिछले 6 महीने में 2 बार हमारे सामने आया और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये बात कही गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फरवरी में और एक बार जून में, अभी 11 तारीख को ये कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। अदालत जो कह रही है उसके कहने में कितनी सच्चाई है, उसको अगर संविधान के पैमाने पे देखें तो वो उस अदालत की यह बात कहाँ ठहरती है। सामाजिक तौर पे देखें तो ये बात जो मूल अधिकारों की बात होती है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहाँ फिट बैठती है। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ है दो बहुत ही सीनियर लोग। एक सतीश प्रकाश जी हैं, दूसरे अनुराग भास्कर जी हैं। मैं दोनों का परिचय कराऊं। सतीश प्रकाश जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, शिक्षक हैं पेशे से और तमाम तरह के चर्चा का हिस्सा रहते हैं। सामाजिक पहलुओं को बहुत करीब से देखते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज की बात उठाते हैं। अनुराग भास्कर हैं हमारे साथ। अनुराग भास्कर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM किया है, मास्टर की पढ़ाई की है। फिर उसके बाद ये फिलहाल जिंदल लॉ स्कूल में फैकल्टी हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं एक बता दूं कि अनुराग, हाल ही में उनका चयन हुआ है फेलोशिप के लिए, जिसमें वो मेलबर्न लॉ यूनिवर्सिटी जाएंगे अनुराग। और वहां पे जो उनका टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इस आज का विषय है उससे भी रिलेट करता है। अनुराग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं खास तौर पे SC ST को लेकर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की मनस्थिति क्या होती है, वो क्या सोचता है इस तरह के फैसले लेने में। तो ये हमारे दोनों जो आज के मेहमान हैं उनका परिचय रहा। और पहला सवाल अनुराग से, क्योंकि अनुराग लॉ के टीचर हैं, लॉ को करीब से इन्होंने देखा है। अनुराग, सीधा सवाल, क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है? अशोक जी, मैं इसको थोड़ा मतलब डिटेल में बताता हूँ और कम समय में। तो मतलब जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं संविधान में, तो मौलिक अधिकार सबको मिले होते हैं। तो जो हमारी आरक्षण की व्यवस्था है वो सबको तो नहीं मिली है। मतलब आरक्षण इसलिए आया क्योंकि हमारे समाज में कुछ तबके जो थे वो उनका भागीदारी कम थी या उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो जो आरक्षण है वो एक तो सभी के लिए नहीं है, ये समझना होगा हमें। और दूसरा है कि वो एक कुछ तबकों के लिए है। तो जब हमारे मौलिक अधिकारों का जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबके पास मौलिक अधिकार है, तो उस हिसाब से आरक्षण सभी के लिए मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब ये एक पॉइंट है कि जी सबके जी लिए सब जी लोग नहीं कह सकते हैं कि मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, जो हमारा संविधान है उसमें हमारे जो बराबरी के जो भी प्रावधान है, जो अनुच्छेद 14, 15 और 16, तो अगर इन तीनों को साथ पढ़ा जाए तो इसको हम एक लीगल टर्म में बोलते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी। मतलब बराबरी का जो प्रावधान है पूरा, उसको हम बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब बराबरी तभी आ सकती है, जो सब्सटैंटिव इक्वालिटी तभी आ सकती है जो जब समाज के जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनको उनके साथ भेदभाव नहीं है, उनको भागीदारी मिले, पूरी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि आरक्षण जो है एक इनहेरेंट पार्ट है, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वो जो बराबरी के प्रावधान है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरक्षण भारतीय प्रावधान का हिस्सा होने की वजह से एक अभिन्न मतलब एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। और क्योंकि आरक्षण कुछ तबकों को बराबर लाने के लिए है, तो इन तबकों के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी बन जाता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो रिजर्वेशंस आर पार्ट ऑफ इक्वालिटी प्रोविजंस एंड देयरफॉर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हिसाब से आरक्षण बेहद ज़रूरी हो जाता है इन तबकों के लिए। तो ये मतलब थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स बात कमजोर है, पर तबके के हमें लिए समझना होगी देखा थोड़ा। जाए तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, जैसे आपने कहा कि मौलिक अधिकार हर किसी के लिए होता है, हाँ, लेकिन आरक्षण की बात आती है तो हाँ, ये फिर एक कम्युनिटी जिसको आरक्षण मिला है उसके लिए बात होती है। वहां पे देखें तो हम हाँ। उनके लिए तो कह सकते हैं कि आरक्षण, हाँ, एक राइट है उनका, हाँ, कि वैलिड राइट एक जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा गया है। ऑब्लिगेशन है और एक जी हाँ एक कौन की एक ड्यूटी, मतलब ड्यूटी का टर्म है यूज करूँगा। ड्यूटी सरकार के ऊपर देता है कि वो इन प्रावधानों को मतलब जी जी। बराबरी के प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के आरक्षण देना जी सरकार के लिए जरूरी है, जो जी अगर संविधान पढ़ा जाए तो। जी। सतीश जी, मेरा सवाल अगला आपसे है कि देखिए 2 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। एक बार 8 फरवरी को आता है जब उत्तराखंड का मामला आता है, तब
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है और कोई भी अदालत राज्य सरकारों को SC ST को आरक्षण देने का निर्देश नहीं दे सकती। ये 8 फरवरी की बात है, जब उत्तराखंड का जो मामला था उसके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर ये जो 11 जून की बात आई, जो खबर आई है, जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की कि वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला था और वो जो राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा होती है NEET की, जो OBC की रिजर्वेशन के लिए होती है, जो मांग की गई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। आप समाज के बीच में रहते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, चीजों को देखते हैं, आप लगातार बार-बार जो अदालतें ये टिप्पणी कर रही है इस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर, इसमें 2 सवाल मेरे हैं। एक तो ये टिप्पणियां कितना जरूरी है हर बार करना, और अदालतें ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, देखो दास साहब, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि संविधान की अगर कोई सबसे बड़े संरक्षक हैं तो निश्चित रूप से वो आपका जुडिशरी न्याय व्यवस्था ही है। वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन साथ के साथ संविधान के संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको 2-3 चीजें मैं अनुराग जी की एक बात जरूर बढ़ाऊंगा कि देखिए, अगर मूल अधिकार की आप बात करते हैं तो संविधान के भाग 3 में आप मूल अधिकार आते हैं, और संविधान के भाग 3 में अगर मूल अधिकार आते हैं तो उसी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 आता है। और अगर 12 से 35 भाग 3 में आता है, जहां मूल अधिकारों की बात होती है, तो वहां कहीं ना कहीं जो दलितों के जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया वो अनुच्छेद 16A है, तो 16A भी इसी लिमिट में आता है। तो मैं टेक्निकली तो खैर जो अनुराग जी है या आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, मैं तो एक आम आदमी के एक आम नागरिक होने के नाते मैंने जो संविधान को पढ़ा है उस नजरिए से मुझे ये लगता है कि अगर क्योंकि 12 और 35 के बीच में 16A है, तो अगर वहां 16A है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको रिजर्वेशन को आप मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार देखिए, रिजर्वेशन आप टेक्निकली इन चीजों को नहीं ढूंढ सकते, और न्याय व्यवस्था को 2 चीजों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि न्याय व्यवस्था है और उसके ऊपर जो समाज का वीकर सेक्शन है, न्याय का सब आखिरी उम्मीद तो उसके पास वही है ना। जब सरकारें हैं, तमाम तंत्र जो है इस देश में, आज भी गरीबी है ना, आज भी अज्ञानता है ना, आज भी अशिक्षा है ना, आज भी भूख है ना, तो कहीं ना कहीं सरकारें फेल है और दलित उत्पीड़न की घटनाएं भी है, उनके ऊपर अत्याचार भी है। तो ऐसी स्थिति में जो समाज का वीकर सेक्शन है वो बड़ी उम्मीद के साथ देखता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इस मुद्दे को बहुत टेक्निकली ना देख करके, देखिए एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि डिसीजन और जस्टिस 2 चीजें हैं। नेचुरल जस्टिस एक बड़ा कंसेप्ट है, उसमें आपको देखिए टेक्निकली तो आप तमाम एविडेंस आपने इकट्ठा किए और उनके ऊपर आप डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन के साथ साथ आपको न्याय मरना नहीं चाहिए। न्याय एक सजीव पक्ष है, न्याय मर नहीं सकता, वो समय के अनुकूल जो है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और भारत का संविधान है, बड़ा संविधान है, और उसमें तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उसमें समय समय के ऊपर बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। 1995 के अंदर जो है ना, आपने 77वां प्रावधान किया है ना, मूलाधिकारों के पुनर्स्थापना की बात की है ना, तो ऐसे समय में मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अब आप जो बताइए, फरवरी में उत्तराखंड का डिसीजन है और अप्रैल में ये कि आरक्षण जो है मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है, तो मैं जब पूरा का पूरा देश और दलितों की एक अधिकतर आबादी सड़कों के ऊपर है भाई, उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास भूख नहीं है, ऐसी स्थिति में संविधान मेरे हिसाब से, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है और एक बड़ी संस्था है, लोगों का बड़ा विश्वास है, ऐसी स्थिति में ऐसे डिसीजन देने से पहले कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए। एक मानवीय पक्ष भी रहेगा ना, आपको आपके डिसीजन में मानवीय पक्ष नहीं मरना चाहिए, मानवीय पक्ष हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जी अनुराग जी, मैं जो सतीश जी मानवीय पक्ष की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन का जो एक आधार था जिसकी चर्चा बार बार की जाती है कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया, उस आधार पे को हम देखें, रिजर्वेशन जो मिलने का आधार था SC ST OBC को, उस आधार को देखिए और फिर सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को देखें, दोनों को, तो फिर संवैधानिक रूप से आप इसको कैसे देख रहे हैं?
मैं ऐसे ही देखता हूँ कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है वो मतलब संविधान की सही व्याख्याओं में नहीं गिनूंगा मैं, क्योंकि मैं आरक्षण जो इन तबकों के लिए आरक्षण है तो इसको बहुत अभिन्न अंग मानता हूँ बराबरी के प्रावधान को लेकर। अगर ऐसी बातें कही जाएं आरक्षण के बारे में जो हमारे स्टीरियोटाइप्स कह लीजिए आप या पूर्वाग्रह बनाए जाते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि कोर्ट भी उन पूर्वाग्रहों में विश्वास करके ये सब बातें बोल रहा है और उसको थोड़ा समझना चाहिए कि समाज की स्थिति क्या है। और इन पूर्वाग्रहों जो हर कोई बोलता रहता है उसमें ना कर थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अरसे तक ये बात बोलता था, मतलब समझता था कि क्या कि आरक्षण क्यों आया है। 1970 में जजमेंट आया एन.एम. थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला करके जजमेंट है, तो उसमें 7 जजों की खंडपीठ बैठी थी। उन्होंने बोला कि आरक्षण एक अभिन्न हिस्सा है बराबरी का। तो मुझे लगता है कि 1990 के बाद से एक परिवर्तन आया है न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अप्रोच में भी, जो कि हाँ तो जो कि थोड़ा डिस्टर्बिंग कहूँगा मैं, तो जिसमें ऐसे बीच बीच में टिप्पणियां न्यायालय की तरफ से आ रही हैं। तो शायद मतलब एक इन पूर्वाग्रह जैसे मैं कहूँ इन पूर्वाग्रह में फिर से न्यायालय विश्वास रख रहा है। मतलब एक समय जो सही बात कर रहा था फिर से वो एक गलत दिशा में जा रहा है। तो ये लाइन एक सीरीज में जजमेंट्स आ रहे हैं, मतलब सिर्फ ये फरवरी या आपकी बात नहीं है। आप देखिए कि जो SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया न्यायालय ने पहले, या उसके पहले इस जैसे सतीश जी ने भी फरवरी के जजमेंट का भी जिक्र किया, या अभी कुछ अप्रैल में जब आदिवासी आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि आरक्षण को फिर से समझना चाहिए कि किन किन तबकों को देना चाहिए। तो मतलब ऐसी टिप्पणियां आ रही तो मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न की तरह दिखता है। अच्छा, आप पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं अनुराग। अभी एक लक्ष्मणपुर बाथे का कांड जो हुआ था उसमें जो जजमेंट था कि किसी को सजा नहीं मिली, नरसंहार हुआ था दलितों का। और तो आप देखिए जब किसी की हत्या होती है, नरसंहार होता है, सतीश जी आप भी सुन रहे हैं, तो देखिए किसी ना किसी ने तो मारा होता है, लेकिन जब अदालत कह देती है कि सबको बरी कर देती है और उस पे बरी मान लीजिए कि ठीक है जिनके ऊपर नामजदगी थी उनमें से किसी ने नहीं मारा, लेकिन क्या अदालत को फिर जो प्रशासन है पुलिस है उसको निर्देश नहीं देना चाहिए कि ठीक है जब उनको हम बरी कर रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कौन इन्वॉल्व है उनको ढूंढा जाए। लेकिन जब बिल्कुल खामोशी आ जाती है, चुप्पी साध ली जाती है, तो उस तरह के डिसीजन को कैसे देखा जाए? सतीश जी मैं इस पे मैं अनुराग जी इस पे आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा और सतीश जी की भी चाहूंगा। सतीश जी पहले आप बोलिए। नहीं देखिए नहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि लक्ष्मणपुर बाथे की जो घटना है वो कहीं ना कहीं देखिए उसमें सारे आरोपी छूटे ना, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिसका तमाम जीवन 2 जून की रोटी कमाने में अपने लोगों के लिए जो जीवन की जो जरूरी साधन है उनको जुटाने में उसका संपूर्ण समय लगता है, ऐसे समय में आप दलित समाज के लोगों से ये उम्मीद करेंगे, जबकि एक आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा कि तमाम तरह के राजनीतिक दबाव भी हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिनके ऊपर आपको साक्ष्य उनको साक्ष्य कलेक्ट करने चाहिए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये सवाल दलितों से ना पूछ करके कहीं ना कहीं इस देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी है कि अगर दलित उत्पीड़न हुआ है, अगर लक्ष्मणपुर बाथे में हत्या हुई है ना, लोगों के घर जलाए गए हैं ना, आप जौनपुर में जाएंगे, अभी कल की घटना है, परसों की घटना है, आप 7 दलितों के परिवारों को मारा पीटा, उनके घरों को जला दिया, ये दूसरा लक्ष्मणपुर बाथे है। तो अगर ये घटनाएं घट रही है और अगर लक्ष्मणपुर बाथे में जो आरोपित व्यक्ति हैं अगर वो न्यायालय से छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस तरह की घटनाओं को के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन और आया था कि जहां SC/ST जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसको उसमें गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय भी दिया, लेकिन आपको ये बात भी रखना पड़ेगा कि SC/ST एक्ट के तहत जहां सुप्रीम कोर्ट की ये भी एक टिप्पणी थी उसमें अधिकतर मामले जो है वो कहीं ना कहीं आप उसको फेक की बात कर रहे थे, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा ना सर कि अगर आपको मैं फिर ये कहूंगा कि आपको न्याय देना है, आपको डिसीजन देते वक्त
जो समाज का वीकर सेक्शन है, जिसके पास प्रमाण ढूंढने की ताकत नहीं है, उसके पास कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, उसके पास कोई प्रशासनिक दबाव नहीं है। और दूसरी बात आपको ये भी मानना पड़ेगा, हालांकि अनुराग जी रिसर्च करने जाएंगे, लेकिन दलित समाज के बीच में ये भी तो एक सवाल है कि उसको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है, समाज का एक वीकर सेक्शन है, कि कहीं ना कहीं उसके आरक्षण के ऊपर राजनीतिक हमले इतने नहीं होते जितने हमले कहीं ना कहीं न्यायिक हमले भी वो देखता है। वो इसलिए उसका प्रयोजन भी है ना, वो चाहता है सरकार से समय समय के ऊपर, सामान्य सर्वोच्च न्यायालय को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर तमाम जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो दलित है, चाहे वो ओबीसी है ना, उनको उनकी तरफ से ये भी मांग आती है कि आरक्षण को न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके इन निर्णय की वजह से समाज का एक वीकर सेक्शन है जो ऑलरेडी एक भय के माहौल में रहता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो जीने की जो ताकत है, कहीं ना कहीं उसको एक उम्मीद है, वो नाउम्मीद ना हो जाए। ये जरूर कहूंगा जी। ठीक सतीश जी। सतीश जी, आपने जो अनुराग जी, मेरा भी आपसे वही सवाल है, मैं जो सवाल पूछा आपके टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन उसमें एक सवाल मैं और भी जोड़ूंगा कि अभी जो एक जस्टिस गुप्ता, मैं पूरा नाम अभी मिस कर रहा हूँ, रिटायर हुए थे कुछ दिन पहले ही, उन्होंने तो सीधे कहा था, हाँ दीपक गुप्ता जी, उन्होंने सीधे कहा था कि, हाँ दीपक गुप्ता जी, उन्होंने सीधे कहा था कि जो जुडिशरी है वो पूंजीपतियों और पॉलिटिशियंस के दबाव में है। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट के भीतर बैठा हुआ ही आदमी इस तरह की टिप्पणी करता है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसी टिप्पणियां करता है जिसपे सवाल उठता है समाज के भीतर, संविधान विशेषज्ञों के भीतर, तो फिर उसको क्या समझा जाए? क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट बायस्ड, तो अब ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही सवाल उठाए अपने ही सिस्टम के भीतर, तो उसमें आम आदमी कैसे समझे, हम और आपके जैसा? तो पहले तो मैं जो आपका पहला वाला सवाल था उस पे आता हूँ कि जो लक्ष्मणपुर बातरे कांड था, तो अक्सर ऐसे मामलों में जो प्रोसिक्यूशन का साइड होता है वो बहुत ही वीक केस प्रेजेंट करता है कि अच्छा केस प्रेजेंट नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई जज फिर चाह के भी, क्योंकि उस पर साक्ष्य नहीं आए हैं, एविडेंस नहीं आया है, तो चाह के भी उनको जो भी अभियुक्त हैं उनको मतलब दोषी नहीं करार दे पाएगा। पर इसके साथ साथ कई निर्णयों में जज ये भी टिप्पणी कर देते हैं कि भाई प्रोसिक्यूशन ने जो भी पक्ष रखा वो बहुत ही वीक था, इसकी वजह से हम नहीं कर पाए और उसको अपना लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि देखिए लोग मारे गए ना लक्ष्मणपुर बातें में, और ठीक है कि जो अदालत को क्या पुलिस प्रशासन को नहीं कहना चाहिए कि आप आरोपियों को ठीक से ढूंढिए, सीबीआई जांच और तमाम तरह की चीजें हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ निर्णयों में जज ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि उनको देखना चाहिए, तो फिर ऐसे मामलों में तो और कठोर शब्दों में टिप्पणी की जानी चाहिए, क्योंकि ये नरसंहार होता है और जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, जो सबसे कमजोर तबका है सामाजिक रूप से, उसके ऊपर वो जो अत्याचार हो रहा है, तो फिर एक कठोर शब्दों में एक संदेश देना चाहिए न्यायालयों को, प्रशासन को, सरकारों को। तो ये बात से मैं बिल्कुल आपकी सहमत हूँ कि एक संदेश आना चाहिए न्यायालयों की तरफ से जब भी ऐसे मामले आते हैं और जब प्रशासन बहुत ही एक कमजोर पक्ष रखता है ऐसे मामलों में कोर्ट न्यायालयों में। दूसरी बात कि जो आपने जस्टिस दीपक गुप्ता की टिप्पणी की बात कही, तो ऐसे अक्सर जजेस जब रिटायर होते हैं तो खुलकर अपनी बात कह देते हैं जिनको लगा उनके सर्विस में। तो ये सिर्फ जस्टिस दीपक गुप्ता की बात, इसके पहले भी कई जजेस ऐसी बातें कहते रहे। इवन अभी भी कुछ, जैसे जो ये प्रवासी मजदूरों का मुद्दा था, उस पर कई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों ने न्यूज़पेपर में, अखबारों में लेख लिखे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट खुद इसको ठीक से नहीं देख पा रहा है, कि उसने पहले बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बात बिल्कुल सही है कि हमारा न्यायिक व्यवस्था ऐसी बनी है कि ये एक पक्ष जो पावरफुल पक्ष है या जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, तो उनकी तरफ झुकाव रखता है। मतलब इन प्रैक्टिस, मतलब भले ही वो जजेस ना चाहें, पर जिस तरह से होती हैं चीजें, तो उससे लगता है कि एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। जैसे सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए
कि इस समय कोरोना वायरस के समय न्यायालय पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे जो लोग लेके न्यायालय जाना चाहते होंगे, पर हर कोई नहीं जा पाता है। पर जैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ केस हुआ, जो पत्रकार है, तो फिर उसका मामला तुरंत ही लग गया। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि एक मामला जो इतना इन्फ्लुएंशियल लोगों का मामला है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक की बात जी प्लीज जल्दी कि उसका मामला तुरंत ही अगले दिन लग गया, पर बहुत सारे लोगों का मामला कि जिनको बेल नहीं मिल रही है, उनका मामला नहीं लग रहा है। तो इस तरह की चीजें जब होती है तो हाँ, एक संदेह तो होता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब न्यायालय को खुद से समझना चाहिए ये सब चीजें, और जो जजेस रिटायर होने के बाद बोलते हैं तो वो मतलब बेहतरी के लिए, न्यायालय के लिए बोल रहे हैं कि जो आगे वाले जजेस आए सर्वोच्च न्यायालय में वो चीजें सुधारें, क्योंकि इन प्रैक्टिस कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकती है। ठीक अनुराग जी। हाँ, सतीश जी कुछ कह रहे थे, आप इस पे टिप्पणी कर रहे थे। नहीं देखिए, मैं नहीं, देखिए 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई कमियां हैं तो उनका हल भी ढूंढा जाएगा ना, है ना। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है ना। अगर सबसे पुराना लोकतंत्र जो अमेरिका है, वहां जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या होती है, वहां चर्चा होती है भाई, वहां जुडिशरी ने भी चर्चा करी, वहां समाज ने भी चर्चा करी। और देखिए डिफरेंस यही है कि लक्ष्मणपुर बाथे की चर्चा दलित तो करना चाहते हैं, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं ये गहराई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये भारतीय समाज की समस्या है ना। जॉर्ज फ्लॉयड की लड़ाई के अंदर अगर वहां ब्लैक्स हैं तो वहां व्हाइट भी हैं, दोनों वर्ग वहां साथ साथ हैं, लड़ाई साथ साथ लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अभी अभी भारतीय समाज में इस तरह का डिफरेंस है। और ऐसी स्थिति में जहां आज 70 साल या 72 साल बाद भी समाज के अंदर इतना 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 डिफरेंस अगर क्रिएट हो, तो ऐसी व्यवस्था में न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। दीपक गुप्ता जी ने जो कहा उन्होंने महसूस किया। और देखिए कहीं ना कहीं आप जिस संस्था से जुड़े रहते हैं, हर संस्था का एक सम्मान होता है। निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था का बड़ा सम्मान है, सब लोगों को सम्मान करते हैं। और जब तक आप किसी संस्था के साथ रहेंगे तो उस संस्था की आप बुराई नहीं कर सकते, मैं मानता हूं। लेकिन आप मानव तो है ना, आप भी समाज का हिस्सा हैं। जज बनने से पहले कहीं ना कहीं आप भी एक समाज का हिस्सा है, और आप भी वो तमाम सामाजिक रिश्ते आप भी निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना ये है कि भविष्य में जो भी दलितों के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय अगर आता है, तो उसमें मानवीय पक्ष कभी मरना नहीं चाहिए, है ना। उसके अंदर न्याय जो है ना, न्याय जो है वो हो या ना हो, ये नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन होते हुए दिखना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, समाज को भी दिखाई देना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक सबलता मिलेगी, ऐसी ये एक मैसेज है। जी सतीश जी, मेरा आखिरी सवाल है, आप दोनों से है, इसमें बारी-बारी से आप लोगों की टिप्पणियां चाहूंगा कि फिर उसी मूल सवाल पे आते हैं अनुराग जी की जो अदालत कहती है कि मूल अधिकार नहीं है रिजर्वेशन, लेकिन जब दलित और आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग है उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो क्या सचमुच में अदालत जो कह रही है वो कितना सही है। दूसरी चीज कि पिछले कुछ दिनों में अदालतें जिस तरीके से जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उनको एक तरीके से इंसिस्ट कर रही है या फिर उनको एक अपनी टिप्पणियों से बढ़ावा दे रही है कि वो चाहे तो रिजर्वेशन दें या फिर ना दें। तो इस तरह की जो अदालतों की टिप्पणियां हैं, तो उस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो मतलब आपका सवाल के लिए मैं फिर से शुरू में जो मैंने कहा कि मतलब बराबरी का प्रावधान जो है वो नहीं, मैं सिर्फ SC/ST के संदर्भ के बारे में बात करूं। क्या SC/ST के लिए संविधान में रिजर्वेशन जो है वो मूल अधिकार माना जाए? हाँ, मतलब इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की तरह लिया जाए, जो कि अदालतों को चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि अगर सरकारें नहीं आरक्षण लागू कर रही हैं और लोग अगर डेटा लेके आ रहे हैं कि भाई भागीदारी नहीं मिल रहा है, तो फिर जुडिशरी को इंटरफेयर करना चाहिए और फिर ये नहीं कहना चाहिए कि हम सरकार कुछ नहीं कहेंगे। मतलब क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है, मतलब एक जरूरी बात है संविधान में लिखी हुई, तो इसलिए जुडिशरी को कहना चाहिए सरकार को कि आप लागू करिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो वो मुझे अप्रोच गलत लगता है जब न्यायालय कहते हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अप्रोच गलत है न्यायालय का, जैसा आप कहें। सतीश जी गलत है। और दूसरा बात जो आप पूछ रहे थे कि ये जो लगातार
टिप्पणियां आ रही हैं, तो हाँ ये भी एक मैं कहता हूँ कि चिंता की बात है। मुद्दे को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, चिंता की बात है। और इस समय क्योंकि सतीश जी ने भी जिक्र किया जो यूएस में अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके, तो अभी एक मैं चीजें पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट लगा वहाँ पे कि वहाँ पे जो वॉशिंगटन राज्य का स्टेट सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के सारे जजों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया और बोला कि जो हमारा अश्वेत वर्ग के लोग हैं उनके साथ इतिहास में बहुत गलत हुआ है, तो ये बातें हम भी मानते हैं और उनके साथ हम खड़े हैं। और बोला कि हमारे खुद के कई निर्णय हैं जो जिन्होंने उनके साथ गलत किया, श्वेत समाज के लोग साथ गलत किया, तो हम उस बात को समझ रहे हैं और अब ध्यान रखेंगे। तो मतलब हम हमारे न्यायालय भी अक्सर, क्योंकि हम लोग के यहाँ जब भी कुछ डिबेट होता है कि कुछ कानून पे कमी रह गया, तो हम अमेरिका की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जो कितने पुराना सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे कैसे डिस्कशन हुआ। तो मुझे लगता है कि ऐसी अप्रोच हमारे जजेस को भी करनी चाहिए, मतलब उनको समझना चाहिए कि इतिहास में कैसे हुआ है और उनके निर्णय कैसे एक गलत संदेश दे रहे हैं। और ये सबसे जरूरी बात समझनी चाहिए कि भागीदारी और अत्याचारों से बचाव ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाज के जो कमजोर तबका है उसके लिए। और तो इन मुद्दों पे बिल्कुल भी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय। अनुराग जी, एक और आखिरी सवाल पूछ चुके आपने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की बात छेड़ी। जो दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे हैं, आप लोग उस प्रोफेशन में हैं, तमाम देखते होंगे, उसके बनिस्बत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके जो काम करने का तरीका है, आप कैसे देखते हैं? तो अगर सिर्फ अमेरिका से ही बात की जाए, क्योंकि अमेरिका सबसे पुराना प्रजातंत्र है, तो अमेरिका में आप पाएंगे कि जब स्लेवरी वहाँ की सरकार ने, अब्राहम लिंकन ने प्रेसिडेंट अपने 1860 के दशक में स्लेवरी खत्म करी, तो उसके बाद लगातार 100 वर्षों तक का वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अश्वेतों के खिलाफ निर्णय दिए कि कुछ भी कानून आता था उनके पक्ष के लिए, उनके अधिकारों के लिए, तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट अश्वेतों के खिलाफ टिप्पणियां करता था। और ये मतलब अमेरिका में तो चला ही आ रहा, आज भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अश्वेतों के मुद्दों के प्रति बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है। मतलब तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बेहतर करता है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से, कि अभी तक का उसने ऐसी चीजें नहीं करी थी, मतलब पिछले आजादी के शुरू के 40 साल में ज्यादा, पर लेकिन अभी वो चीजें हो रही हैं, डिस्टर्बिंग ट्रेंड हो रहा है। और जो चीजें अमेरिका में हुई वो ऐसा लगता है कि अब अपने आप ही हो सकती है। मतलब एक उलट चीज देखने को आई। पहले लगातार अश्वेतों के खिलाफ निर्णय हुए हैं, लेकिन अमेरिका में अभी, जैसा कि आपने कहा कि अभी वहां के वाशिंगटन के जो तमाम जज हैं उन्होंने कहा, पत्र जारी किया कि तो वहां चीजें बदल रही हैं अब, लेकिन भारत में नहीं हुआ और अब होने, मतलब ऐसे दिख रही है कि चीजें शायद बदल रही है, यहाँ पे चीजें उल्टी हो रही है, तरीके से बदल सकती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कोर्ट को। सतीश जी, सतीश जी, बैकलॉग तमाम होते हैं, तमाम विभागों में होते हैं, आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका, वहां पर सबसे ज्यादा है, तब कभी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं करती, देश की कोई अदालत टिप्पणी नहीं करती, कोई राजनीतिक दल टिप्पणी नहीं करता कि बैकलॉग है तो इसको भरा जाए। सरकारें क्यों नहीं भरती, उसके लिए बार बार कमेंट नहीं दिए जाते, अगर कभी दिए गए होंगे एक दो बार तो आप जिक्र करिएगा। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, मूल अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो एक जो तबका, अभी 60 साल बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से 60 साल 70 सालों में रिजर्वेशन के बूते जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और ये बढ़े हैं, उनके लिए कितना बड़ा झटका है और क्यों टारगेट किया जा रहा है उनको? नहीं देखो दास साहब, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो चूंकि संविधान के सबसे बड़ी संरक्षक जो है न्याय व्यवस्था है, और जो सामाजिक गलतियां हैं, जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, उनको सुधारने का सबसे सशक्त कोई साधन है तो वो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था ही है। और न्याय व्यवस्था को इन बातों को कहीं ना कहीं अपना डिसीजन देने से पहले इन बातों को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रखा जाता, टिप्पणियां हैं, टिप्पणियां ये भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वहां टिप्पणियां कम है और रिजर्वेशन के अगेंस्ट जैसा लोगों को लगता है वो टिप्पणियां ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो कम टिप्पणियां उनके बाहर के अंदर छुप जाती हैं। अब जैसा अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था,
तो आप ये भी बताएंगे ना कि जब SC ST या OBC का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात आती है, तमाम सरकारें जो है, अगर आपका राजस्थान का गुर्जर आरक्षण का मामला है या आपका जाट आरक्षण का मामला है, और ये मामले तमाम जो है जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहते हैं कि भाई क्योंकि हम संवैधानिक व्यवस्था से बंधे हुए लोग हैं और इस लिमिट को 50% से ऊपर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देखिए कि जब केंद्र सरकार जो है, जो गरीब हैं, उनके लिए 10% रिजर्वेशन का अगर प्रोविजन आता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सरकार का बहस का मुद्दा है। अब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो 50% लिमिट की बात जब SC ST या OBC के रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात आती है, तो तब इस तरह की टिप्पणियां आपको नहीं दिखाई दी और आपने आसानी से केंद्र सरकार ने 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन आपने कर दिया, तो लिमिट तो 50% से बढ़ी ना। तो इस तरह के डिसीजन जो है कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और आप देखिए, सुनिए, अगर आरक्षण पाने से अगर मान्य, देखिए कहीं ना कहीं इस देश में एक ये भी चर्चा है कि आरक्षण का आधार जाति ना होकर के कहीं ना कहीं आरक्षण का आधार जो है वो आपका अर्थ हो। तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा ना कि जिन लोगों ने आरक्षण, जिनको आरक्षण मिल रहा है, क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होने से किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, एक बात। दूसरी बात, अगर सरकार को या मान्य न्याय व्यवस्था को ये लगता भी है तो आप सर्वे तो कराइए ना सर। आपको तथ्य तो रखना पड़ेंगे ना। अगर आपको कोई डिसीजन देना हो, लक्ष्मणपुर बाथे में डिसीजन देना हो, तो आपको प्रमाण चाहिए, और अगर आपको यहाँ डिसीजन देना हो तो प्रमाण कौन लाएगी? प्रमाण तो सरकार लेकर के आएगी ना। सरकार से कहा जाए कि सरकार ऐसे कोई आंकड़े तैयार करे कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस तरह के आंकड़े रखे जाए कि इतने लोगों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन आ गया। आज भी इस देश के दलितों के पास, अगर आप NCBRC के डाटा देखेंगे तो 1% आपके पास संपत्ति है ना। आपके पास जो दलितों के पास है वो 1% संपत्ति है ना पूरे देश की। तो अर्थ में अगर वहां उनके जीवन में इतना भारी परिवर्तन हो गया है या उनके पास ऐसे संसाधनों का बंटवारा बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करो। हमको इस तरह की बात नहीं करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, एक समाज के वीकर सेक्शन के बीच से आने के नाते, कि आज भी इस देश का जो वीकर सेक्शन है वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता जितना विश्वास वो इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर करता है। आज भी आम व्यक्ति सरकार की जांच नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं न्यायिक जांच, हर घटना की न्यायिक जांच चाहता है। उसको लगता है कि न्याय व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जो बड़ी सशक्त व्यवस्था है, इस देश की सशक्त व्यवस्था है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय न्याय व्यवस्था को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों की भी भावनाएं ध्यान रखना चाहिए। जी सतीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने हमारे दर्शकों ने आप दोनों को सुना, जो अनुराग जी हैं या फिर सतीश जी हैं, हमारे दोनों गेस्ट को सुना, तो एक बात तो साफ है कि जिस तरीके की टिप्पणियां अदालत की तरफ से आ रही हैं और फिर जो समाज के भीतर की स्थिति है, वास्तव में दलित और आदिवासी जहाँ पे खड़े हैं, उसमें एक बार अदालत को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है टिप्पणियों को करने से पहले। तो तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी, हमारे दोनों एक्सपर्ट ने अपनी बातें बताई और उससे हमारे दर्शकों को तमाम चीजें समझ में आई होंगी। हम अगली बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आएंगे। आप देखते रहिए दलित दस्तक। और अनुराग जी आपका बहुत धन्यवाद, सतीश जी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी बुलाने के लिए। जी धन्यवाद सतीश जी। किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। आप सबको जय। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।